जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 5 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें, वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखो, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। भारत ब्रिटेन के 10 वर्षों के रिश्ते का बनाया रोड मैप। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस वर्ष भारत की यात्रा 2 बार करने वाले थे। एक तो जनवरी में 26 जनवरी के अवसर पे वो भारत आने वाले थे, लेकिन उनकी यात्रा को स्थगित कर दिया गया क्योंकि उस समय में जनवरी के समय में कोरोना महामारी का केस बढ़ गया था ब्रिटेन में। और एक बार अप्रैल में वो भारत आने वाले थे। इस समय में भारत में कोरोना का केस काफ़ी बढ़ गया, तो 26 जनवरी में जब वो भारत आने वाले थे उस समय में ब्रिटेन में कोरोना का केस बढ़ गया था और अप्रैल में भारत में कोरोना का केस बढ़ गया था, इसलिए वो भारत नहीं आए। बहरहाल उनके बीच जो है वर्चुअल समिट हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के बीच में, तो उस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे पेज नंबर 3 पे। बाकी फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़। अब देखो, ये जो न्यूज़ है, बंगाल के रियल एस्टेट कानून को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोर्ट ने कहा है, देखो कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि समवर्ती सूची के विषय पे, समवर्ती सूची के मामले पे संसद से बने कानून को प्राथमिकता दी जाती है। हुआ क्या है कि समवर्ती सूची के एक विषय पे कानून बनाया वेस्ट बंगाल ने, हाउसिंग को लेकर के, रेगुलेशन को लेकर के, रियल एस्टेट को लेकर के, जिसका नाम है बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट 17। और उसी को लेकर के केंद्र सरकार ने समवर्ती सूची के आधार पे ही रियल एस्टेट पे कानून बनाया, जिसे रेरा कहते हैं, रेगुलेशन, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, रेरा, RERA, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। अब 2 कानून होगा, केंद्र का कानून होगा, राज्य का कानून होगा, एक ही टॉपिक पे होगा, एक ही सब्जेक्ट पे होगा और समवर्ती सूची पे कानून बना होगा। तो वैसे कंडीशन में राज्य का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा और केंद्र का कानून प्रभावी हो जाएगा। तो इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो बंगाल के जो एक्ट है उसको अप्रभावित घोषित कर दिया, निष्प्रभावी घोषित कर दिया, क्योंकि उसी टॉपिक पे संसद का कानून बना हुआ है और यहाँ पे रेरा कानून जो है वो मेन लीड करेगा, यही कानून एक्टिव रहेगा, ये कानून अप्रभावी हो जाएगा। 5G सेवा शुरू करने और करीब पहुंचा भारत। तो इस पर मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। 5G को लेकर के एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं डिटेल से एनालिसिस कर दूंगा। ओके, भारत ब्रिटेन ने 10 वर्षों के रिश्ते का बनाया रोड मैप। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो है कहाँ सहयोग के पक्ष हैं और कहाँ दोनों के बीच में चुनौती है, रिलेशन को लेकर के कहाँ चुनौती है। तो सहयोग के पक्ष काफ़ी बहुत बड़े पक्ष हैं। सबसे पहला पक्ष है कि संस्थागत संवाद तंत्र हमने बनाया हुआ। भारत और ब्रिटेन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता को लेकर के संवाद तंत्र है, यानी आपस में हम बातचीत करते हैं। राजनीति को लेकर के संवाद तंत्र है, व्यापार को लेकर के संवाद तंत्र है, शिक्षा को लेकर के, विज्ञान को लेकर के, प्रौद्योगिकी को लेकर के, रक्षा को लेकर के एक विस्तृत संवाद तंत्र बनाए हुए हैं जो भारत और ब्रिटेन ने बनाया हुआ। दूसरा है व्यापार। ब्रिटेन भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से है। वर्ष 2014-15 में ब्रिटेन भारत के शीर्ष 25 व्यापारिक भागीदारों की सूची में 18वें स्थान पर रहा था। भारत ब्रिटेन को वस्त्र, मशीनरी उपकरण, पेट्रोलियम उत्पाद, चमड़े इत्यादि का निर्यात करता है, राइट। उसके बाद निवेश ले लो, जो हमारे देश में FDI आता है, तो सबसे अधिक FDI आता है आपको सिंगापुर, मॉरिशस से, और दूसरा आता है सबसे अधिक सिंगापुर से, और उसके बाद सबसे अधिक आता है ब्रिटेन से। तो हमारे देश में जो विदेशी निवेश आती है वो तीसरा सबसे बड़ा देश है ब्रिटेन। सबसे बड़ा देश है यहाँ पे मॉरिशस।
हालांकि ये भी विवाद का विषय है, इस पे कभी अलग से डिस्कस कर दूंगा कि मॉरिशस को ही सबसे अधिक, मॉरिशस से ही निवेश भारत में क्यों आता है। उसके बाद देखो एजुकेशन को लेकर के निश्चित तौर पे भारत और ब्रिटेन काम कर रहे हैं। भारत की कई स्टूडेंट ब्रिटेन में जाकर के पढ़ते हैं, राइट, और दोनों स्टूडेंट कोलैबोरेट करके काम करने का काम करते हैं, कोलैबोरेट करके सीखते हैं। इसी तरह से यूके इंडिया एजुकेशन रिसर्च इनिशिएटिव है और यूके इंडिया एजुकेशन फोरम है, जो दोनों देशों के बीच में शिक्षा को लेकर के संबंधों को प्रगाढ़ करने का काम कर रहे हैं। भारत में लगभग अभी 20,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ब्रिटेन से स्नातक कर रहे हैं या स्नातकोत्तर कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सांस्कृतिक संबंध देखो, भारत और ब्रिटेन के बीच में सांस्कृतिक संबंध गहरे और व्यापक हैं। दोनों देश के बीच में साझा सांस्कृतिक इतिहास से उत्पन्न हुए हैं। दोनों देशों की संस्कृति, व्यंजन, सिनेमा, भाषा, धर्म, प्रदर्शन, शिक्षा, कला सब एक दूसरे का पूरक है। अब देखो इंडियन डायस्पोरा सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है कि भारत के लोग जो ब्रिटेन में रह के काम कर रहे हैं उसे कहा गया इंडियन डायस्पोरा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ब्रिटेन में भारतीय मूल के 1.5 मिलियन आबादी रहती है। 1.5 मिलियन मतलब हो गया 15 लाख लोग रहते हैं ब्रिटेन में जो भारत के हैं, जो वहाँ की कुल आबादी का 1.8% है। और साथ ही साथ इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। जैसे हमने कल बताया था आपको कि अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा काफ़ी डोमिनेंट है। अमेरिका की आबादी का 1% से अधिक इंडियन डायस्पोरा है, जो वहाँ के हर एक सेक्टर में काम कर रही है। उसी तरह से ब्रिटेन में इंडियन डायस्पोरा 1.8% है, जो जीडीपी में, ब्रिटेन की जीडीपी में 6% का योगदान रखती है। काफ़ी सशक्त है, कई सारे एमपी है वहाँ पे। अभी वर्तमान का जो वहाँ का वित्त मंत्री है वो इंडियन है। भू राजनीतिक महत्व, हिंद महासागर की पहचान दोनों देशों के बीच में निकटता, सुरक्षा, सहयोग के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की जा रही है। निश्चित तौर पे जो क्वाड संस्था है, क्वाड संस्था में ब्रिटेन भी शामिल होने चाह रहा है, राइट। और साथ ही साथ भारत का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट के लिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी के लिए, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के लिए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य के लिए अमेरिका भी भारत का समर्थन करता है और ब्रिटेन भी भारत का समर्थन करता है। और ब्रिटेन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य है, ये हमें याद रखना चाहिए। स्वास्थ्य सेक्टर में सहयोग, देखो दोनों देश वर्तमान में, अभी जो वर्तमान में कोविशील्ड जो वैक्सीन है हमारे देश में, 2 वैक्सीन है, एक तो कोविशील्ड वैक्सीन है और दूसरा है कोवैक्सीन है शायद, राइट। तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीरम इंस्टीट्यूट जो तैयार कर रही है, पुणे की जो सीरम इंस्टीट्यूट है, इसकी जो वैक्सीन है कोविशील्ड, ये इसको रिसर्च किया है एस्ट्रोजेनिका ने। एस्ट्रोजेनिका इस पर रिसर्च किया है और इसको बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट। एस्ट्रोजेनिका के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन की कंपनी है, राइट। तो हेल्थ सेक्टर में भी दोनों देश मिलके काम कर रहे हैं। इसी तरह से सीरम इंस्टीट्यूट जो है ब्रिटेन में प्लांट लगा रहा है और ब्रिटेन में भी अब वहाँ पे वो वैक्सीन का मैन्युफैक्चर करेगा। स्पेस सेक्टर में सहयोग, कई सारी परियोजना जो हमारी स्पेस सेक्टर में साथ में चल रही है। स्पेस सेक्टर में दोनों देश एक दूसरे के सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं, सैटेलाइट डाटा का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ ब्रिटेन ने एक परियोजना लाया था स्पेस सेक्टर के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है, कि जो स्पेस में जो गार्बेज होते हैं उस गार्बेज को धरती पे ला करके नष्ट किया जाए। इसमें भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अब देखो ये जो मीटिंग हुई है पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन की मीटिंग हुई है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि 10 वर्षों का रोड मैप तैयार किया जाए। भारत और ब्रिटेन के बीच में 10 वर्षों में हमें क्या काम करना होगा, 2021 से लेकर 31 तक हमें क्या करना होगा, उसका एक रोड मैप तैयार किया गया है। रोजगार के अवसर बढ़े, दोनों देश एक दूसरे के लिए रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाएगा। भारतीय लड़के जो वहाँ पे काम करते हैं वो 3000 से अधिक लोगों के रोजगार का प्रबंधन करेगी ब्रिटेन गवर्नमेंट। इसी तरह से भारतीय कंपनियां वहाँ पे जाकर के काम करेगी, प्लांट लगाएगी, जिससे ब्रिटेन में रोजगार क्रिएट होगा। तो दोनों देश एक दूसरे के रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। पर्यावरण पे सहयोग कर रहे हैं। गंगा नदी की जो सफाई हो रही है उस सफाई में भी ब्रिटेन हमारा सहयोग कर रहा है, राइट।
आतंकवाद पे सहयोग कर रहा। तो कई सारे मुद्दे पे जो बातचीत हुई है जिस पे हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ये आपको समझना होगा। अभी ब्रिटेन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी ब्रिटेन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्रेग्जिट हुआ है। BREXIT। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया, इसी को कहा गया ब्रेग्जिट। हमारी कई सारी कंपनियां जो हम ब्रिटेन में प्लांट जिसका खुले हुए थे, भारत की कई कंपनियां ब्रिटेन में प्लांट खुली हुई थी। प्लांट भले ही वो ब्रिटेन में खुली हुई थी लेकिन यूरोपीय यूनियन के जितने भी कंट्री थे वो हर एक जगह जा कर के अपना सामान बेच सकते थे। अब ऐसा नहीं होगा। मान लो एक कंपनी, भारत की टाटा कंपनी मान लेते हैं, वो अगर ब्रिटेन में जाकर के प्लांट खुली हुई है तो वो चाहेगी कि ब्रिटेन से हर एक जो देश में, यूरोपीय यूनियन के हर एक देश में जाकर के अपना सामान बेच सके। तो ऐसा अब नहीं है, ऐसा अब नहीं हो सकता। इसलिए हमारे लिए अधिक इम्पोर्टेंट है। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन जिस तरह से बाहर आ गया उसके बाद हमारे लिए यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों के लिए हमें सेपरेट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन के लिए अलग पॉलिसी हो और ब्रिटेन के लिए अलग पॉलिसी हो। तो देखते हैं प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय संबंधों को जो प्रभावित करते हैं मुद्दे। सबसे पहला तो वीजा का मुद्दा है। देखो ब्रिटेन में 1 लाख से अधिक अवैध प्रवासी भारतीय रहते हैं, अवैध भारतीय रहते हैं। तो ब्रिटेन इनको कहता है कि आप निश्चित तौर पे जैसे जितना जल्दी हो सके इसे अपने देश में वापस लौटाइए। तो इसको लेकर के एक मुद्दा है। और चीन के साथ जिस तरह से संबंध मजबूत है ब्रिटेन का, ब्रिटेन जितनी आसानी से चीन को वीज़ा दे देता है, चीन के लोगों को वीज़ा देता है, उतनी आसानी से भारत को भी वीज़ा नहीं देता है। तो इसको लेकर के दोनों देश के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है, बहुत जगह सहयोग के पक्ष है, कुछ जगह वीज़ा को लेकर के, चीन को लेकर के हमारे बीच में डिस्प्यूट के थोड़े बहुत मुद्दे हैं लेकिन वो नेग्लिजेंस है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि सीरम ब्रिटेन में करेगी बड़ा निवेश, बनाएगी वैक्सीन। तो हमने बताया था इसी टॉपिक के तहत कि सीरम जो है वहाँ पे निवेश करेगी और वहाँ पे लगभग 6500 नई नौकरियों का सृजन करेगी। ब्रिटेन के लोगों को रोजगार मिलेगा। देखो कल हमने डिस्कस किया था कि G7 की मीटिंग हो रही है। G7 की मीटिंग जो विदेश मंत्री की मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत करने के लिए हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर साहब गए हैं ब्रिटेन। और वहाँ पे अमेरिका के विदेश मंत्री से इनकी मुलाकात हुई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन G7 के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। देखो यहाँ पे जो बायोडीजल युक्त डीजल का उपयोग शुरू, इसका मकसद है कि कच्चे माल के आयात पे निर्भरता घटाना और कार्बन उत्सर्जन कम करना। देखो इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यूज्ड कुकिंग ऑयल यानी पकाने के बाद बचे अनुपयोगी खाद्य तेल से बने बायोडीजल युक्त डीजल का उपयोग प्रायोगिक स्तर पे मंगलवार को शुरू हो गया। मतलब क्या है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट मान लो, वहाँ पे क्या होता है कि हम तेल का उपयोग करते हैं और तेल जो बच जाता है, यूज्ड कुकिंग ऑयल, मान लो तेल में कुछ तले हो, मान लो ये जो तेल है कड़ू तेल है, इसमें आपने कुछ तला है, उसके बाद जो तेल ये बच गया इसको क्या करते हैं हम फेंक देते हैं या इसको फिर से यूज करने की कोशिश करते हैं। फिर से आप यूज करोगे नहीं क्योंकि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यूज्ड कुकिंग ऑयल का उपयोग हम बायोडीजल के लिए कर सकते हैं और इसके लिए सरकार एक बहुत पहले प्लान लेकर आए थे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये आपको जानकारी होना चाहिए कि जो तेल है, तिलहन पदार्थ है, या जो तेल है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का अगर आप क्वेश्चन देखोगे 2018 और 19 में यूपीएससी ने 2 बार लगातार क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछा था, खाद्यान्न तेल पे। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम विश्व से जितने भी खाद्यान्न उत्पाद मंगाते हैं, विश्व के देशों से जितना भी हम खाद्यान्न उत्पाद मंगाते हैं, खाने के उत्पाद मंगाते हैं विश्व के देशों से, उसमें सबसे अधिक हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व खर्च होता है, सबसे अधिक जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो खाद्य तेल पे करते हैं। आई रिपीट द फैक्ट
कि विश्व के देशों से जो भी हम खाद्यान्न उत्पाद मंगाते हैं उसमें सबसे अधिक पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, सबसे अधिक हमारा फॉरेक्स रिजर्व खर्च होता है वो होता है खाद्य तेल पे। तो इसको लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 18 में और 19 में। अब देखो 2018 में जो है एक नीति आई थी, जैव ईंधन पे राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, 18 में आया था। इसका बेसिकली दो मकसद था। पहला मकसद है इसका कि 10% पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाना है। पेट्रोल में क्या करेंगे हम, इथेनॉल मिलाएंगे। इथेनॉल बनाते किससे हैं, यूज्ड कुकिंग ऑयल से भी बनाते हैं। इथेनॉल बनाते हैं आपको गन्ना वगैरह से भी बनाते हैं। तो इससे क्या होगा कि 2022 तक हम एटलीस्ट 10% अपना जो पेट्रोल का आयात है उसको कम कर पाएंगे। और दूसरी तरफ 2030 तक हमने टारगेट लिया कि 20% पेट्रोल मिलाएंगे इथेनॉल में, तो 2030 तक हम 20% पेट्रोल के आयात को कम करेंगे। हमारा टारगेट है कि पेट्रोल के आयात को हमें कम करना, इसलिए हमने यह पॉलिसी लेकर आया था। अब इसमें भी 1G बायोफ्यूल है, 2G बायोफ्यूल है, 3G बायोफ्यूल है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करना है अभी। मुझे जो डिस्कस करना है इस इनिशिएटिव के बारे में, रुको इनिशिएटिव, RUCO, रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल। यूज्ड कुकिंग ऑयल जो होता है उसको हम रीपर्पस कर सकते हैं, मतलब फिर से यूज कर सकते हैं। इसके लिए रुको इनिशिएटिव आया था। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, ये संस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जाना कोई भी सामान खरीदना, आज खाने का कोई भी सामान खरीदना, वहाँ पे देखना इसका लोगो होगा, FSSAI का लोगो होगा, फांसी का लोगो होगा। इस संस्था पे यूपीएससी ने भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। बहरहाल हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये संस्था फांसी ने 2018 में रुको इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इस पहल में प्रयुक्त कुकिंग ऑयल को बायोडीजल में संग्रह और रूपांतरण करने में सक्षम हो गई। यानी इसमें जो है यूज्ड कुकिंग ऑयल को हम बायोडीजल बनाएंगे, बायोफ्यूल बनाएंगे। तो इसी को लेकर के ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। बाकी इसको एक बार पढ़ लेना, उम्मीद करता हूँ कि ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर फिर कभी हम डिटेल से डिस्कस कर देंगे। देखो ये जो है ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना होगा कि उत्तराखंड के जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत बने हैं NHRC के चेयरमैन। क्या ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं? बिल्कुल नहीं। 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया था, NHRC एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया है। उस अमेंडमेंट के तहत अब जो है NHRC का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा अन्य जस्टिस भी बन सकते हैं। आई रिपीट, NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जो है पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते थे वहीं इसके अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन अब इस प्रोविज़न को समाप्त कर दिया गया। देखो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। इसलिए 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आई रिपीट, 10 दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को साइन किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। यानी ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, सांविधिक संस्था है, राइट। संसद के एक्ट के माध्यम से निर्माण हुआ, इसका मतलब ये एक सांविधिक संस्था है, वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, लीगल बॉडी है। ये संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार जैसे जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि अधिकारों की रक्षा करता है। यूनाइटेड नेशन की परिभाषा के अनुसार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त अधिकारों को हम मानवाधिकार कहते हैं।
एनएचआरसी एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें 7 सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये जो समिति है उच्च स्तरीय समिति, इस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस समिति में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ये मिलकर एक सिफारिश करते हैं जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब देखो 2019 में एक्ट आया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो 1993 में स्थापना हुआ था, 1993 एक एक्ट के द्वारा स्थापना हुआ है, उसे 2019 में संशोधन किया गया है। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो। यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को तो नियुक्त किया ही जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही इसमें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ही इसमें शामिल होते थे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा अन्य जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जस्टिस भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये मानवाधिकार आयोग के बाय डिफॉल्ट सदस्य होते हैं। यानी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होगा, वो बाय डिफॉल्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य होगा। लेकिन इसके अलावा इसमें जो शामिल किया गया, अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, दिव्यांगजनों के लिए जो मुख्य आयुक्त है, इन सबों को नेशनल ह्यूमन राइट के कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष होगा और दिव्यांगजनों का जो मुख्य आयुक्त होगा, वो बाय डिफॉल्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य होगा। उसके बाद पहले इसका कार्यकाल होता था 5 वर्ष और 70 वर्ष, यानी मैक्सिमम ये 5 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं और इनकी आयु का मैक्सिमम 70 वर्ष तक रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो एक व्यक्ति 68 वर्ष का, तो 68 वर्ष का है तो वो जो है 70 वर्ष पहले आ जाएगा, तो ये सिर्फ 2 वर्ष इस पद पे बने रहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति मान लेते हैं 62 वर्ष का है, तो 62 5 होगा 67, यानी 70 वर्ष से कम है, तो ये पूरा पूरा 5 वर्ष तक बना रहेगा। यानी 70 वर्ष की आयु कंप्लीट होने के पहले तक पद बना रह सकता है और मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए वो पद पे बना रह सकता है। अब इसको समाप्त करके कर दिया गया है 3 वर्ष और 70 वर्ष। मैक्सिमम आप 3 वर्ष रह सकते हैं पद पे और अपनी आयु जो 70 वर्ष कंप्लीट हो, 70 वर्ष के पहले तक आप पद पे बने रह सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक इम्प्रूवमेंट किया गया और इस सब इम्प्रूवमेंट से, ये सब संशोधन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है। जानकारी आपको होना चाहिए और ये भी जानकारी होना चाहिए कि जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत बने हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन। एडिटोरियल सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है मुझे, एक बार इसको पढ़ लेना आप लोग। देखो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल हमने डिस्कस किया था WTO ट्रिप्स और मानवता को लेकर के। अभी देश भर में ये चर्चा चल रही है कि क्या IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी की समस्या है, कल भी हमने आपको बताया कि एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है, जो कंपनी है, उस कंपनी ने रिसर्च करके दिया वैक्सीन बनाने को, सीरम को, तो हमें जो पैसा मिल रहा है वो एस्ट्राजेनेका को भी 50% देना पड़ता है। मान लो एक वैक्सीन की कीमत 500 रुपया, तो 500 रुपये में 250 रुपये सीरम रखेगी, 250 रुपये एस्ट्राजेनेका को जाएगा। तो अभी अगर IPR को हम सस्पेंड कर देते हैं, यानी एस्ट्राजेनेका को अगर हम पैसा नहीं देना पड़े और साथ ही साथ जो सीरम उतना ही पैसा ले जितना बनाने में उसको ज़रूरत है या उससे थोड़ा सा अधिक एडवांटेज ले, तो ऐसे कंडीशन में ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है। इसको एक बार पढ़ ले खुद से, ठीक है। कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। देखो, ये जो इनिशिएटिव है भारत का काफ़ी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, DFC कहा जाता है इसे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
कि रफ्तार पड़ी धीमी, 30 श्रमिकों को काम छोड़ा। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, जाकर के नेट पे सर्च कर लेना, पढ़ लेना। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी DFC का पार्ट है। इसी तरह से ईस्टर्न कॉरिडोर है और वेस्टर्न कॉरिडोर है। वेस्टर्न कॉरिडोर को फिनांस जो कर रहा है वो जापान कर रहा है, ईस्टर्न कॉरिडोर को जो फिनांस कर रहा है वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो डिटेल से आपको जानकारी होना चाहिए। इसका मकसद है कि हम जो है किसी भी छोटे से छोटे जगह से, लुधियाना जैसे छोटे जगह से अगर हमें सामान भेजना होगा यूरोप में, तो कितना जल्दी हम सामान भेज सकते हैं। तो इस तरह का जो है रेलवे लाइन बन रहा है, जिसका सिर्फ मकसद होगा, इस पर सिर्फ मालगाड़ी चलेगी, जिसका सिर्फ मकसद होगा कि हमें अपने सामानों को भेजना है, एयरपोर्ट सुविधा देना। छोटे से छोटे गांव से हमें सामान को भेजना है मालगाड़ी पे, और यहाँ से हमें जो है पोर्ट भेजना है, बंदरगाह भेजना है, और बंदरगाह के माध्यम से हमें सामान जो है यूरोप के देशों में, अमेरिका के देशों में, अन्य देशों में व्यापार के लिए भेजना है। तो इसलिए सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। देखो एक जो है इसको देख सकते हैं, एंथनी फासी, इस व्यक्ति का आप लगातार देख रहे होंगे। ये जो है USA में जो कंट्रोल हुआ है कोरोना वायरस, उसमें सबसे बड़ी भूमिका इसी व्यक्ति की रही है। इनका कहना है कि कोविड को भगाने के लिए भारत में अब सेना की मदद ली जानी चाहिए। बहरहाल हम सेना की मदद ले भी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है या अन्य चीज़ों की ज़रूरत है, जो सेना समय पर हमें पहुँचा रही है। ओके, चलिए वीडियो इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। निश्चित तौर पे इसे शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।